Hello. With reference to the two doubts that you asked yesterday, I want to just repeat the derivation once again. This is the relation between current and drift velocity. As we know, I is equal to Q by T, rate of change of flow of charge is known as current. So Q can be written as NE according to quantization of charge divided by T. Now what I made you understood that time was, this is something that is known as capital N. यहाँ कैपिटल एन लेना ज़रूरी नहीं है, वी कैन यूज़ एनी सिंबल फॉर दैट. एन डैश भी ले सकते हैं, कैपिटल एन भी ले सकते हैं. तो अगर आप कैपिटल एन ले रहे हैं तो थ्रू आउट कैपिटल एन ही लें, नो मैटर व्हाट इज़ गिवन इन द बुक. नाउ कैपिटल एन है क्या? इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका एक्चुअल नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा नाम क्यों पड़ा? एनीथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. ठीक है, मास को ही वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी नाम पड़ जाता है. तो ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. Now this in turn can be written as volume area into length. अब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी NaL. n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये चीज़ उठा के मैंने n की जगह यहाँ रख दी तो NaLE/T आ गया है, n की जगह NaL आ गया. ठीक. एंड लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया. यहाँ से आया ये रिलेशन. नाउ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में हमने क्या किया था? दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे. एक तो वीडी का रिलेशन ई के साथ, इट वाज ई टाउ अपॉन एम, और वीडी का रिलेशन जो अभी अभी सीखा, इट इज़ आई अपॉन एन ई ए. तो इन द प्रीवियस क्लास आई हैव यूज अ सिंबल स्मॉल एन, इट शुड बी कैपिटल एन. एक ये गलती करी थी मैंने, तो वो बता दूँ आपको. कैपिटल एन ई ए और इसको कंबाइन करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा. बस ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिर्फ जुगाड़ करनी है. वी नो V एंड I, इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मुझे लाने ही लाना है, तो V को यहाँ छोड़ दो, बाकी चीज़ उठा के यहाँ ले जाओ, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा. तो V ये रहा MLN. नाउ दिस शुड बी कैपिटल N हियर. ठीक, ये सारे चेंजेस आप कर लीजिए. दिस इज कैपिटल बिकॉज दिस इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस वी हैव प्रूव्ड हियर. तो बचा हुआ क्या हुआ? कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? आर. ये हमें ओम्स लॉ से पहले ही पता है कि 10th में पढ़ा रखा है, V इक्वल टू आर आई होता है. तो यहाँ प्रूफ हो गया आर इज इक्वल टू दिस थिंग. इसमें से एल और ए पहले से बाहर निकाल लिया, बिकॉज अनदर रिलेशन वी नो इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. आर इज एल एंड ए एंड द प्रोपोर्शनलिटी इज रो. इसको प्रोपोर्शनलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट रहता है. पर आर और रो में जो फ़र्क बताया था वो ये था, आर फिजिकल कंडीशंस के साथ बदल जाता है, रो नहीं बदलता एक्सेप्ट टेम्परेचर. सो दिस इज द रिलेशन वी हैव गॉट. नाउ अनदर थिंग, यहाँ जो चेंजेस करने हैं, दिस इज कैपिटल एन, दिस इज कैपिटल एन. तो ये कैपिटल एन थ्रू आउट कर लीजिए. एक तो ये चीज़. सेकेंडली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये कई बार आ चुका है बोर्ड में. अब इसको डिराइव करना देख लीजिए. V इक्वल टू आई आर, एज वी ऑल नो, ये ओम्स लॉ है. ये स्केलर फॉर्म में है क्योंकि V भी स्केलर क्वांटिटी है, I भी स्केलर क्वांटिटी है, R भी स्केलर क्वांटिटी है. अब इसे वेक्टर कैसे बनाए? दिस कैन ऑल्सो रिटन एज V इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए. कैसे? क्योंकि R होता है रो एल अपॉन ए. सेकेंड स्टेप, ये लेंथ जो है मैं नीचे ले आया इधर, ये रह गया I अपॉन ए इंटू रो. वॉट इज V बाई एल? V बाई एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा. What is I by A? I by A is current density, ये रहा. और ये रहा रो. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये बन गया वेक्टर फॉर्म में. नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट. J को यहाँ ले लो, E के नीचे रो आ जाएगा. J इक्वल्स टू E अपॉन रो. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी एंड 1 अपॉन रो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. तो ये रहा कंडक्टिविटी. तो J इज इक्वल टू सिग्मा E. This is how we write Ohm's law in vector form. सिग्मा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया? J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E. तो अब ये बन गया वेक्टर फॉर्म में. इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है, वरना जीरो मिलेगा, और ना डॉट करना है ना क्रॉस करना है, ये सिर्फ इनटू है. अंडरस्टूड? अनदर थिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. ये एक डेरिवेशन के फॉर्म में समझा रहा हूँ क्योंकि आता है इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए कुछ बेसिक्स क्लियर करने हैं. पहली चीज़, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, डब्ल्यू अपॉन क्यू या डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू हो जाएगा क्यू वी, जो हम पता भी है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी है क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ऑल सेम थिंग। नाउ आई क्या होता है क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा आई टी, या आई टी उठा के इधर रखना है तो हो जाएगा आई टी वी, ये बन गया आई टी वी। प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं वी आई टी, नाम जल्दी याद हो जाएगा वी आई टी, वेल्लोर। हाँ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, ये आ गया फॉर्मूला। वॉट एवर वर्क इज डन इन दिस इट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन, हम कोई भी काम करते हैं किसी न किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता ही होता है, आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वी यूज द सिंबल एच, तो एच डायरेक्टली हो गया वी आई टी, ये तो आ गया इसका एक जनरल फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर होता है, V की जगह आई आर डाल दो, आई आर इंटू आई टी विल बिकम आई स्क्वायर आर टी। अनदर फॉर्मूला जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीट भी बोलते हैं या हीटिंग लॉ भी बोलते हैं, जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस वॉज देयर इन क्लास 10th। अनदर आई कैन बी रिटन एज V अपॉन आर, तो आई की जगह मैं लिख दिया V अपॉन आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आर से आर कट जाएगा, V स्क्वायर बाय आर टी। 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्म में क्यों लिखा भी बताते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, व्हाट इज पावर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज पावर, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क डन अपॉन टाइम लिख लो, एच अपॉन टाइम लिख लो, एक ही बात है, एच अपॉन टी। एच के फॉर्मूले क्या थे, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाय आर टी, जो भी हमने देखे। सबको डिवाइड बाय टी करना है और सब में टी था, टी कट जाएगा थ्रू आउट, बचेगा क्या फॉर्मूला, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। अब गौरतलब चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सुनना है। इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आई, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वी, इसमें स्क्वायर लगा है। रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये तो कैपेसिटेंस में भी कांस्टेंट रहता है। तो this formula we should use in parallel generally and this should be used in series। तो ये कब यूज़ करना है, ये यूज़ करना है सिर्फ इनपुट निकालने में। 2 तरह की पावर होती है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। जब इनपुट पावर निकालना हो तो ये, और जब आउटपुट निकालना हो तो ये दोनों फॉर्मूले। तो इसमें फिर हमें सिर्फ ये चेक करना है वेदर दिस इज इन सीरीज और पैरेलल। आउटपुट का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपने बटन दबाया और आपका पंखा चल गया, जो पंखा चलता है वो आपकी बिजली खींचता है, दैट बिजली इज नोन एज लोड। आपकी बिजली से हर वो चीज़ जो चलती है उसको लोड बोलते हैं। लोड का ही दूसरा नाम है रेजिस्टेंस। तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स में आउटपुट लग गया इसमें, तो ये आउटपुट के फॉर्मूले होते हैं। जहाँ आर नहीं है वो आउटपुट नहीं, इनपुट कहलाता है। तो दिस इज वी यूज़ फॉर इनपुट एंड दिस वी यूज़ फॉर आउटपुट। अब इसके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे देन ओनली द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब रही बात जो उस दिन मैंने समझाया था आपको, देयर वाज वन मोर डाउट, ये लेंथ और एरिया से रिलेटेड। ये आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए को यूज़ कैसे करना है। हम एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है। सेम ऐसे कंडक्टर ये रहा और मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर किसी चीज़ को मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो उसको कहते हैं ज्वाइनिंग इन सीरीज। जब हम सीरीज में ज्वाइन करूँगा आप देखिए उसका एरिया नहीं बदलेगा, एरिया विल रिमेन सेम। और एरिया मुझे कौन सा लेना है, ये वाला, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। लेंथ दुगनी हो जाएगी, ये पूरा एरिया काउंट नहीं करना है मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है। दैट विल रिमेन अनचेंज्ड एंड द लेंथ विल ऑल्टर। लेंथ दुगनी हो जाएगी इसलिए रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया सो लेंथ रिमेन्स अनऑल्टर्ड एंड द एरिया बिकम्स डबल। इन दैट केस इट विल बी डिवाइड बाय 2। लेंथ उतनी की उतनी रहेगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा, इट विल रिमेन हाफ। लेकिन सिर्फ अगर एरिया बदल रहा है तो वो भी दुगनी हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी रिलेट। लेकिन अगर कोई कंडक्टर ये रहा और इसको मैंने खींचा, तो खींचने के बाद ये ऐसा शेप एक्वायर कर लेगा, दैट मीन्स यहाँ से पतला हो जाएगा और इसकी लेंथ कितनी भी टाइम्स हो सकती है, दुगनी हो सकती है, 3 गुनी हो सकती है। इफ़ द लेंथ इज बिकमिंग 3 टाइम्स तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एरिया 3 टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा ओनली बाय स्ट्रेचिंग।